गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। प्रीता, तेजबान, अनूप, दिव्या चतुर्वेदी, जूट, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, उदय प्रताप, मुकेश रावत, प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय बेटा, हाय। या चाहर, प्रिंसी सोलंकी, वीरेंद्र सैनी, निशु त्रिपाठी, जयश्री महाकाल, जो बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाएं तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। मैं गार्गी सारस्वत और आप अपने प्यारे चैनल रोजगार विद अंकित पर निर्माण बैच के साथी हैं। इस समय पर सिलेबस हमारा तकरीबन खत्म होने ही वाला है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आज लोकल गवर्नेंस टॉपिक पे हमें 2 दिन लग सकते हैं, तो आज दूसरा दिन है। लोकल गवर्नेंस टॉपिक जो हमने समझा, स्थानीय स्वशासन जो टॉपिक हमने समझा, उसमें हमने एक बात समझी थी कि भैया स्थानीय स्वशासन का मतलब है आम जनता का शासन। क्या समझा था? आम जनता का शासन। और 243 से लेकर 243 ओ तक, कहाँ तक? ओ। 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत के बारे में बात होती है। इसके बारे में पंचायत के काम, पंचायत की शक्तियाँ, गाँवों में जो पंचायत होती है उसके बारे में बात होती है। फिर हमने समझा कि पहली समिति कौन सी थी, जिसे आप बलवंत राय मेहता समिति कहते हो। 1957 में आई। इसने क्या क्या सिफारिशें की थी, इसीलिए बलवंत राय मेहता को शिल्पी, आर्किटेक्ट कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम का, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 3 लेवल होने चाहिए और वही 3 लेवल पे आप आज पंचायतों को देखते हो। फिर उसके बाद हम और समितियों पे पहुंचे, अशोक मेहता पे पहुंचे, फिर उसके बाद एल.एम. सिंघवी पीवी के राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थंगन समिति तक हम पहुंचे। और हम ये भी समझ चुके थे, हमने जो चीज़ें समझी उसमें ये भी चीज़ समझी कि भैया देखो, हर समिति ने सिफारिश की और सिफारिश जनरली सबकी यही थी कि कैसे भी करके आप अगर चाहते हो कि इंडिया के अंदर पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम प्रॉपरली चले, तो एक तो आप राज्य वित्त आयोग बनाओ। सबने यही कहा, एक तो क्या बनाओ? राज्य वित्त आयोग, जो इनको पैसा दे, राज्य वित्त आयोग। और वो आर्टिकल किसके अंदर आता है? तो याद रखना 243 आई के अंदर आता है। और निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आता है, निर्वाचन आयोग आता है, राज्य निर्वाचन आयोग आता है 243 के अंदर। कौन, किसका चुनाव, है ना? तो ये सारी बातें हुई और ये बात हमेशा रही कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इन्हें संविधान में लिख दिया जाए। तो हर समिति ने मुख्यतः जो बात करी, उसके बाद ये 3 चीजें निकल के जरूर आई। तो उस समय जब राजीव गांधी थे, 64वां संविधान संशोधन होता 1989 में, ये प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में नहीं हो पाता और फेल हो जाता है, प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। वरना उसी साल संवैधानिक दर्जा मिल जाता आपकी इसको, क्या कहना चाहिए मुझे, पंचायतों को। और ये 1989 का ही समय है जब वोटिंग एज 21 से हटकर क्या कर दी जाएगी? 18 कर दी जाएगी, 18 वर्ष कर दी जाएगी। ये भी राजीव गांधी जी के ही समय है। ये राजीव गांधी जी का ही समय होगा जब 1989 में वोटिंग एज 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी जाएगी। अब यहां से कहानी समझनी है। 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1992-93 तक कहा जाता है। होता क्या है, बेसिकली 22 दिसंबर, ये नोट कर लेना, 22 दिसंबर को ये लोकसभा से पास होता है, 23 दिसंबर को ये संविधान संशोधन राज्यसभा से पास होता है, 20 अप्रैल को इस पे राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होते हैं। किसके? राष्ट्रपति के साइन। 20 अप्रैल को इस पे राष्ट्रपति के क्या होते हैं? साइन होते हैं। और फाइनली 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। क्योंकि प्रक्रिया 1992 से शुरू हुई थी, दिसंबर से शुरू हुई थी, और वो 1992 वाला दिसंबर था। तो कहीं कहीं एग्जाम में ये भी लिखा आ जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992, 1993 लिखा ही नहीं होता। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको कारण पता लग गया।
तो 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 से शुरुआत होती है 22 दिसंबर से, और फिर 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया जाता है 73वां संविधान संशोधन। इसीलिए 24 अप्रैल को आप पंचायती राज दिवस मनाते हो, यानी पंचायती राज सिस्टम डे मनाते हो। यहां तक बात समझ में आई? अब ये जो 73वां अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद हुआ क्या? भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल जोड़ी गई जो कि थी नहीं पहले से। फिर पंचायतों को 29 विषय पर दिए गए जिन पे पंचायतें काम करेंगी, और आर्टिकल 243 से लेकर 243O पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख करता है। सिर्फ इतनी बात समझनी है, यहां से 4 क्वेश्चन बनते आए हैं एग्जाम में। पहला, पंचायती राज व्यवस्था के आर्टिकल, तो हमेशा याद रखना 243 से लेकर 243O। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप कहेंगे भैया 1992 से शुरुआत हुई और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इससे क्या हुआ, इस संविधान संशोधन से, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, तो बोले भाग 9 जोड़ा गया, पार्ट 9 जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 सब्जेक्ट्स लिख दिए गए जिन पे पंचायतें काम करेंगी। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, पंचायत का चुनाव, अच्छा अभी यहां तक ये हुआ। यहीं एक चीज और लिखो, 74वां संविधान संशोधन, 74वां, जस्ट इसके बाद वाला 74वां संविधान संशोधन। ठीक, 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? तो हमेशा याद रखेंगे कि 74वां संविधान संशोधन, ये भी, इसे भी आप 1992-93 ही लिखते हो, 1992-93 ही लिखते हो। ये संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ है। किससे? नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नगर पालिका से जुड़ा है, यानी नगर पंचायतों से जुड़ा है। ठीक है ना? हाँ, ये किससे जुड़ा हुआ है? नगर पालिका से। इसके अंदर किसकी बात होती है? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची यानी 12th शेड्यूल जोड़ी गई। 12 अनुसूचियां इस समय, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस समय भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 18 विषय जिन पर नगर पालिका कानून बनाएगी, जिन पर नगर पालिका कानून करेगी, है ना? नगर पालिका कह दो, नगर पंचायत कह दो, ये काम करेंगे। नगर पालिका कार्य करेगी। ये बात यहां तक समझ में आई? कौन से आर्टिकल से लेकर कहां तक चलता है, तो ये भी एक पॉइंट अलग से नोट करिएगा। 243P से लेकर ZZ तक ये नगर पालिका के या नगर पंचायत के कामों के बारे में बताता है। 243P से लेकर ZZ तक नगर पालिका के काम या नगर पालिका के, हाँ, इनके बारे में बताता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, हाँ, 18 सब्जेक्ट्स जोड़े गए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 18 सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं। अच्छा, ये अगर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, यहाँ एक और चीज कर लो, भाग 9 क जोड़ा गया, भाग 9 क जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 क जोड़ा गया। तो ये सब जब यहीं लिख रहे हो तो यहीं लिख मारो, खत्म करो यहीं पे। ठीक, क्लियर हुआ? 243 से लेकर 243O तक नगर पालिका की बात करते हैं, सॉरी, ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो 243P से लेकर ZZ तक किसकी बात करते हैं आप? नगर पंचायत की बात करते हैं। 18 विषयों का उल्लेख है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 क जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन। अब आते हैं, पंचायत और नगर पालिका दोनों के ये चुनाव होते कैसे हैं? ये जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो 243K, राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों को कराएगा। वोटिंग की एज क्या होती है? 18 साल का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है। लेकिन कंटेस्टेंट की एज क्या है? यानी आप खड़े होने चाहते हो इलेक्शन में, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21। कितनी होनी चाहिए? 21। लेकिन अगर आप मेयर के पद पर खड़ा होना चाहते हो, किसके पद पर? मेयर। नगर पालिका के अंदर मेयर का पद होता है, मेयर जिसे महापौर कहते हैं।
मेयर या महापौर, अपने आपने अपनी अपनी सिटी में लिखा देखा होगा कि ये इसका निर्माण मेयर इनके द्वारा किया गया। मेयर या महापौर की एज होती है 30 वर्ष। अगर आप मेयर के पद के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आप चाहे पंचायत में, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, किसी के भी इलेक्शन में लड़ना चाहते हो तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हो 21 वर्ष, नगर पालिका का लड़ना चाहते हो 21 वर्ष, ठीक है। नगर पालिका का चेयरमैन बनने के लिए भी वही 21 वर्ष ही है, क्योंकि उन्हीं में से वो लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। लेकिन अगर आप महापौर या मेयर बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, इतना याद रखना। अच्छा, 243D आपको पता ही है, पंचायतों में आरक्षण कितना होना चाहिए। एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, उस एरिया में कितनी जनसंख्या है उसके बेसिस पर एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलता है। फीमेल को रिजर्वेशन मिलता है 1/3, जितनी भी सीटें होती हैं उसमें 33% सीट फीमेल की होती हैं। एक वेब सीरीज आई थी पंचायत करके, उस पंचायत वेब सीरीज में नीना गुप्ता जी जो थी वो सीट महिलाओं की आई हुई थी। तो नीना गुप्ता जी क्या बनती हैं, पंचायत की वो प्रधान बनती हैं, है ना, प्रधान वो बनती हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो तो कभी जाती ही नहीं है, सारे काम उनके हस्बैंड करते थे। तो आपने ये कई बार सुना होगा, क्योंकि सीट्स रिजर्व रहती हैं, फीमेल्स को मौका मिले स्थानीय स्वशासन में, इसीलिए 33% सीट्स यानी 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है। वो बात अलग है कि उनकी जगह उनके हस्बैंड ही चुनाव लड़ते हैं, ठीक है ना। ये इतना समझ में आया, मेरी बात को गौर फरमाते हुए समझते चलेगा। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत कितने एरिया में होती है। तो देखो भाई, ग्राम पंचायत 1000 लोगों की जनसंख्या के ऊपर भी ग्राम पंचायत हो सकती है। और जब अगर 1000 की जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत में एक तो होगा प्रधान और बाकी होंगे 9 सदस्य। अब अगर जनसंख्या किसी गांव की 1000 से 2000 है तो हर 500 पर एक सदस्य बढ़ता है, तो एक प्रधान। और अगर 1500 है, 1500 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत है, तो समझ लो एक प्रधान और 10 सदस्य हो जाएंगे। तो 1000 से 2000 की जनसंख्या पर आप एक प्रधान और हर 500 पर एक सदस्य की बढ़ोतरी होती है। ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1000 गांव के 1000 लोग अगर किसी गांव में हैं तो वहां पर भी ग्राम पंचायत बन सकती है। वहां क्या क्वांटिटी क्या होगी, एक तो प्रधान होगा और बाकी 9 होंगे उसके अन्य सदस्य। और 1000 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ती जाती है, 1000 से 2000 होती है तो 500 पर एक मेंबर बढ़ाने का बात है। तो ग्राम पंचायत का मामला ये रहता है। ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका इलेक्शन भी आप डायरेक्ट करते हो, और ग्राम पंचायत के सरपंच या प्रधानी के चुनाव भी होते हैं। तो आम जनता जो 18 साल तक के हैं, जो वोट दे सकते हैं, वो सब जाते हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों और साथ ही साथ सरपंच प्रधानी के चुनाव जो होते हैं, प्रधान और सदस्य सबके चुनाव में वोट डाल के आते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कौन भाग लेता है, आम जनता भाग लेती है जो कि 18 साल से ऊपर है, 18 साल या उससे ऊपर है। तो प्रधान का चुनाव और साथ ही साथ प्रधान के चुनाव के साथ अदर मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट होता है। लेकिन ग्राम पंचायत से ऊपर एक लेवल होता है जिसे आप खंड पंचायत या ब्लॉक पंचायत या जिला पंचायत पंचायत समिति कहते हो, जो मैंने आपको बताया था। क्योंकि बहुत सारी गांव पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक में एक खंड पंचायत होती है, तो पंचायत समिति कह लो 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर मिलेगी पंचायत समिति। कहाँ मिलेगी, ब्लॉक लेवल पर। याद रखना किधर मिलेगी, ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर मिलेगी। कई सारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर बनती है। 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर एक ब्लॉक डिसाइड किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव तो आप और हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन इसका जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है पंचायत समिति का, जिसे आप ब्लॉक प्रमुख भी सुनते हो नाम। ब्लॉक प्रमुख कौन है, कि ब्लॉक प्रमुख ये हैं, फलाने हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करते हैं, सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, सदस्य, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यही लिख लेना, एरो बना के, वैसे तो क्लियर हो जाता है। तो याद रखना, अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है।
चुनाव चुने हुए किनके द्वारा किया जाता है? सदस्यों द्वारा। चुने हुए सदस्यों द्वारा, यानी ये अपने में से ही करेंगे, सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी ये जो चुने हुए सदस्य हैं जिन्हें आपने और हमने चुना था, ये आपस में अपने में से देखेंगे कि किसे ब्लॉक प्रमुख बनाया जाएगा, किसे ब्लॉक हेड बनाया जाएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे में पंचायत समिति में खूब पैसा बिकता है, खूब पैसा जाता है। जो ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता है वो सदस्यों को पैसा देता है कि मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना, ठीक है, मुझे वोट देना, ये मांगता है। ठीक, आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? फिर उसके बाद बात आती है जिला लेवल पे, जिला पंचायत या जिला परिषद। यहां पे भी मामला वही है, सदस्य डायरेक्टली चुने जाते हैं और इन्हीं सदस्यों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। किसका? अध्यक्ष का, जिला पंचायत या जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव। तो ये तो हुआ अब तक में ग्राम पंचायत का मामला, ये तो हुआ अब तक में ग्राम पंचायत का मामला। देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ग्राम पंचायतों का अभी भी, यानी पंचायती राज सिस्टम आज तक भी निर्माण में नहीं आ पाया है, आज तक भी निर्माण में नहीं आ पाया है। तो ऐसे राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। उनमें से एक जम्मू कश्मीर भी रहा है, मिजोरम भी रहा है, तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो भाई, सीधी सीधी बात होती है कि आपको व्यक्तिगत तौर पे पैसा मिलता है उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए। आप कुछ और कार्य करते करते भी इसका मेंबर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको ग्राम सभा के सामने अपने पैसे का ब्यौरा देना होता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लोकल गवर्नेंस में आप काम करते हुए भी कर सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, अब समझेंगे। अब मेरी बात यहां तक में समझ में आई, क्योंकि यहां से आगे बढ़, देखो अभी तक जितना मैंने बताया उसका एक बार रिकॉल कर लो कि भैया देखो 69वां संविधान संशोधन जो था, सॉरी, सबसे पहली बात है कि राजीव गांधी जी अपने समय पर संविधान संशोधन लेकर आए, लेकिन वो फेल हो गया, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, 64वां संविधान संशोधन कैंसिल हो गया। तो फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन से शुरुआत करते हैं। 73वां संशोधन, 73वां संशोधन की शुरुआत होती है, आप इसे 1992-93 दोनों लिखते हो, 1992-93 दोनों लिखते हो। कारण बहुत स्पष्ट है, 22 दिसंबर को यह प्रस्ताव लोकसभा में गया था, लोकसभा से पास हुआ। 23 दिसंबर को यही प्रस्ताव किससे पास हुआ? राज्यसभा से पास हुआ। 20 अप्रैल को इस पे सिग्नेचर हुए, किसके? राष्ट्रपति जी के, और 24 अप्रैल को ये पारित हो गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और इसी दिन को पंचायती राज दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायती राज दिवस कहते हैं। यहां तक समझ में आया? पंचायती राज दिवस। अब ये जो संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, इससे कुछ चीजें जुड़ी होंगी। तो इस अमेंडमेंट के बाद संविधान में क्या जोड़ा गया? तो भैया जोड़ा गया भाग 9, भाग 9 जोड़ा। ठीक, और क्या जुड़ा? 11वीं अनुसूची जुड़ी, 11वीं अनुसूची जुड़ी। और पंचायत को कितने विषय पर काम करने के लिए? 29 विषय पर पंचायत काम कर सकती है। 29 विषय पर काम करने का अधिकार किसको? पंचायत को काम करने का अधिकार। ठीक है, और क्लियर हुआ संविधान में कि 243 से लेकर 243O तक पंचायतों का ही वर्णन होगा, पंचायत के काम, पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, तो ये सबका उल्लेख होगा। ठीक, आ रही है बात समझ में? इसके बाद भारत के अंदर चुनाव होने लगे। 73वें संशोधन के बाद भारत के अंदर ये जो एक्ट आया, इसके बाद भारत के अंदर चुनाव हुए, किसके? पंचायतों के। और ये पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? तो पंचायतों के चुनाव कराने का काम कराता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये काम कराता है राज्य निर्वाचन आयोग 243K के अंदर, जिसकी घोषणा है। राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन इन पंचायतों के चुनाव कराता है। ये चुनाव होते कैसे हैं? तो देखिए, सबसे पहले गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो भैया ग्राम पंचायत को अंग्रेजी में भी बेटा ग्राम पंचायत ही कहेंगे। तो ग्राम पंचायत के कितने मेंबर हो सकते हैं? तो हमेशा याद रखना, अगर 1000 की जनसंख्या है, 1000 की पॉपुलेशन है ग्राम पंचायत में, तो इस पॉपुलेशन में एक तो होगा प्रधान यानी मुख्य, प्लस 9 अदर मेंबर होंगे।
9 सदस्य होंगे। लेकिन इसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, 500 की पॉपुलेशन बढ़ने पर, 500 की पॉपुलेशन बढ़ने पर हमेशा याद रखना एक अदर मेंबर जुड़ता जाता है, अदर सदस्य जुड़ता जाता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में एक तरफ होता है प्रधान और कितने भी सदस्य हो सकते हैं। अब इन दोनों के ही इलेक्शन कैसे होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब प्रत्यक्ष चुनाव, आम जनता भाग लेती है। 18 वर्ष या उससे ऊपर वाले लोग चुनते हैं, या उससे ऊपर वाले वोट करके चुनते हैं। उससे अपर एज वाले वोट देते हैं। क्या देते हैं? ये लोग क्या देते हैं बेटा? वोट देते हैं और चुनते हैं। तो प्रधान के साथ साथ अन्य सदस्यों का चुनाव भी डायरेक्ट होता है। लेकिन फिर आती है ब्लॉक पंचायत, जिसे आप पंचायत समिति कहते हो, जिसे आप पंचायत समिति कहते हो। तो भाई कम से कम जब 15 से 20 हजार की जनसंख्या हो जाती है, 10 से 15 हजार की जनसंख्या कर लो, 10 से 15 हजार जनसंख्या पर अब आप केवल ग्राम पंचायत से काम तो चला नहीं सकते हो, तो काफी सारी ग्राम पंचायतों के ऊपर एक ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति रखी जाती है। इसके भी बेटा जी चुनाव होते हैं। तो इसमें भी एक अध्यक्ष होता है जिसे आप ब्लॉक प्रमुख कहते हो। क्या कहते हो? ब्लॉक हेड, ब्लॉक प्रमुख कहते हो, है ना। और सदस्य होते हैं। तो बेटा जी सदस्यों को तो आप और हम डायरेक्ट चुनते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब आप और हम वोट डालते हैं। लेकिन ये जो अध्यक्ष है, इसे कौन चुनते हैं? सदस्य अपने में से चुनते हैं। तो इसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। कैसा चुनाव होता है? इनडायरेक्ट। ऐसे ही बेटा जिला लेवल पर जिला पंचायत है। मेरी बात मेरे हिसाब से अब समझ में और अच्छे से आ गई होगी। वहां पर भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। इनका चुनाव आप और हम करेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव करेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन, आम जनता चुनेगी। लेकिन जो अध्यक्ष होगा उसे सदस्य अपने में से चुनाव करेंगे। तो सदस्य अपने में से चुनाव करेंगे तो इस चुनाव को आप अप्रत्यक्ष बोलोगे, क्योंकि आप नहीं चुन रहे हो उसे। ठीक आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत हो यहां तक में तो बता दो। कोई दिक्कत हो यहां तक में तो पहले तो इसे क्लियर कर दो। यहां तक का मामला आपका क्लियर है, ये रिवीजन भी हो गया। अब आती है पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो बेटा 5 साल का होना चाहिए। इनकी बैठक कितने में होनी चाहिए? तो हर महीने एक बैठक होनी चाहिए। कितनी? हर महीने एक बैठक होनी चाहिए। नहीं हो पाई तो कहा भैया 2 बैठक के बीच में 2 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो कार्यकाल कितना? 5 साल का। हर महीने बैठक होनी है। नहीं हो पाई तो 2 बैठकों के बीच में 2 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कैसे हटाते हैं भैया प्रधान और उप प्रधान को? प्रधान को, उप प्रधान को कैसे हटाया जाएगा? तो अगर इन्हें हटाना है तो 15 दिन पहले ग्राम सभा नोटिस देगी। यानी उस गांव के, उस एरिया के 18 साल या उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे? 15 दिन पहले नोटिस देंगे कि हम प्रधान साहब को हटाना चाह रहे हैं, सबके सामने। क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये गड़बड़ी करते हैं। तो 15 दिन पहले नोटिस देगी और उसके बाद खुद ग्राम सभा हटाती है। कौन हटाती है बेटा? तो 243A के अंदर जो ग्राम सभा के बारे में बात की है वो हटाती है। उसके बाद उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा इसको बहुमत से हटा दिया जाएगा, प्रधान को या उप प्रधान को, जो भी है। अब ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो यहां एक नोट डाल के लिखना कि अब अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो फिर आप अगले अगले साल ये प्रस्ताव लेकर आओगे। कब लेकर आओगे ये प्रस्ताव? हाँ, पहली साल में नहीं लेके आओगे। अब 1 साल में नहीं हो पाया तो अब ये प्रस्ताव आएगा अगले साल में। ठीक है ना? 2 मिनट रुको, पानी पी लो, कितने देख लो अपना।
लिखेंगे अगर प्रस्ताव पारित नहीं, अगर प्रस्ताव पारित नहीं तो फिर अगले वर्ष लाया जाएगा, नहीं होता तो फिर अगले वर्ष लाया जाएगा। उस साल फिर नहीं लाओगे, पूरे साल नहीं लाओगे, अगले वर्ष लाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा या राज्यसभा में अध्यक्ष को हटाने का या डिप्यूटी स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव रहता है, वो अगर उस सेशन में नहीं आ पाता तो फिर आप अगले सेशन में लेकर आते हो। ठीक है, तो अगर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया तो फिर अगले वर्ष लाया जाएगा। ये भी तब लाया जाता है जब कम से कम 2 साल पूरे हो चुके होते हैं। अगर पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करवाने होंगे। यहां पे भी नोट 2 डालेंगे कि बिल्कुल सही बात है, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो अगले चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराने होंगे। लेकिन अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो अब चुनाव 6 महीने से कम का समय बचा है तो नहीं होंगे। ठीक है, लिखेंगे अगर 6 महीने से कम का समय बचा है, 6 महीने से कम का समय बचा है, कम का समय बचा है तो अगले चुनाव अपने समय पर, समय बचा है तो चुनाव नियत समय पर होंगे। तो चुनाव जो अगले समय था उसी पर, चुनाव कब होंगे? नियत समय पर। ठीक है, और इसी में नोट नंबर 3 डाल लेना, ये डाल लेना कि अगर आपका चुनाव के बाद, जैसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने, अब अगर समझो कि लोकसभा भंग हो गई 2.5 साल में, तो पूरा 2.5 साल बचा है, तो अगली आपकी जो ग्राम पंचायत होगी वो बचे हुए समय के लिए काम करेगी। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में लिख लेना, अगर लोकसभा बोल रही हूं, अगर ग्राम पंचायत 2.5 साल में भंग, अगर ग्राम पंचायत कब 2.5 ईयर में ही भंग हो गई, ठीक है, ये एग्जाम्पल है भंग, तो अगली ग्राम पंचायत कितने समय के लिए? केवल 2.5 साल के लिए होगी। तो नई ग्राम पंचायत कितने के लिए होगी? 2.5 ईयर के लिए काम करेगी। ठीक, फिर इलेक्शन होंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? तो पहली बात तो ये दिमाग में रखना कि इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। आपको प्रधान या उपप्रधान को हटाना है तो कितने दिन पहले? 15 दिन पहले आपको नोटिस भेजना होगा, ग्राम सभा में हटाया जाएगा। ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। ये साल में केवल एक ही बार किया जा सकता है। अगर उस साल प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो फिर अगली साल ट्राई कीजिए। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शन 6 महीने के भीतर कराने होंगे, लेकिन अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अगर सपोज करो कि लोकसभा के ग्राम पंचायत डिसॉल्व हो गई 2.5 साल का काम करके, तो जो नई ग्राम पंचायत होगी वो 2.5 साल के लिए होगी। उसके बाद फिर 5 साल के जो टेन्योर पे इलेक्शन थे वो इलेक्शन कराए जाएंगे। आप बात समझ रहे हो? ये नहीं होगा कि ये 2.5 साल में अगर डिसॉल्व हो जाती है, ये ग्राम पंचायत खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा से इलेक्शन, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया की ग्राम पंचायत भंग हुई है, एक कोई एरिया है, RWA एरिया है ना, रोजगार विद अंकित का एरिया, वहां की ग्राम पंचायत भंग हुई है, सब जगह की नहीं हुई है, तो वहां पे ही इलेक्शन कराए जाएंगे भैया। और तो जो चुन के नई ग्राम पंचायत आएगी वो 2.5 साल के लिए काम करेगी। फिर उसको क्यों 5 साल काम नहीं करने दे रहे? क्योंकि कारण ये है कि सारे राज्य के अंदर सभी ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 5 साल का समय डिसाइड किया गया था। अगर किसी एक जगह की ग्राम पंचायत भंग हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जगह पे इलेक्शंस करा दिए जाएंगे, नहीं। आ रही है ना बात समझ में? ये मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो ये बहुत बड़ा अंतर है। एक चीज और समझानी है, यहां जब पार्टिसिपेशन होता है, मीटिंग होती है, तो कितना कोरम होना चाहिए? यहां गणपूर्ति होती है 1/3 सदस्य। यहां पे भी नोट करेंगे, नोट नंबर 4 डालेंगे। किसी भी बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक की बात हो रही है, किसी भी बैठक की गणपूर्ति, कोरम, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/3 सदस्य होने चाहिए। सदस्य
होंगे, ठीक। यानी जितने भी मेंबर हैं ग्राम सभा में, उसके 1/3 सदस्य जब उपस्थित होंगे तभी ग्राम पंचायत का काम शुरू होगा। पहले देख लूं तुम पूछ क्या रहे हो। ग्राम सभा किसे कहते हैं? गोलू, सैटरडे की क्लास लेनी थी। ग्राम सभा किसे कहते हैं बेटा जी? बताया था। आप किसी गांव में रहते हो और आपकी उम्र 18 या उससे ऊपर है तो आप ग्राम सभा के सदस्य हो, ठीक। मैम, अगर प्रधान का डेथ 1 मंथ में ही हो जाए तो केवल प्रधान के चुनाव कराएंगे अभिषेक। अतुल, बिल्कुल, तो केवल प्रधान के चुनाव। मैम, प्रधान के लिए नोटिस किसके द्वारा जारी करवाएंगे? ग्राम सभा के मेंबर ही नोटिस देंगे, ठीक है, क्लियर। अंतिम, मुकेश। मैम, महिला प्रधान जिसका पति कार्य करता है, क्या बिल्कुल उसके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है मुकेश जी, क्योंकि ये प्रधानी की पोस्ट महिला को मिली है। जूली देवी, 2.5 ईयर से कम का समय हो तो कितने टाइम के लिए? आप खुद देख लो। ये तो जूली यार बेटा, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जितना भी समय बचा है केवल उतने समय के लिए। अरे 5 में से माइनस कर दे बेटा जी। ले, मैं मानती हूं 1 साल में ग्राम पंचायत डिसॉल्व हो गई तो 4 साल बचे, तो जो नई ग्राम पंचायत आएगी वो 4 साल के लिए होगी। कितने के लिए? 4 साल के लिए। इतना समझना है बस, बहुत मामूली सी बात है, ठीक है। प्रधान को हटाने के लिए नोटिस, ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही होगी, उसमें ग्राम सभा के सदस्य बैठे होते हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य जब बैठे होते हैं तो वो ग्राम सभा में ही नोटिस लेकर आते हैं प्रधान को हटाने का, और वो नोटिस प्रधान को भेज देते हैं कि तुम्हें हटाना चाह रहे हैं हम, ठीक। जिला पंचायत बड़े लेवल पर काम करती है। जिला पंचायत के पास पैसा आता है, वो पैसा वो ब्लॉक पंचायत को देती है, फिर वो पैसा ग्राम पंचायतों तक पहुंचता है, ठीक है। जिला पंचायत ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत पर नजर रखती है, उनके कामों की समीक्षा करती है, ठीक है। 9 मेंबर्स आम जनता, जो भी 21 साल और उससे ऊपर के हैं, उसी एरिया में रहते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रेम नारायण चौहान जी, ठीक, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब बात आती है सिटी गवर्नेंस। किसकी बात आती है? सिटी गवर्नेंस। सिटी गवर्नेंस 74वां संविधान संशोधन 1993, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय पर काम करने के लिए दिया गया, और भाग 9 क जोड़ा गया। 9 क जोड़ा गया संविधान के अंदर, और 243 आर्टिकल 243 पी से लेकर ZZ तक इसी के बारे में उल्लेख मिलता है, नगर पंचायत के बारे में। अब नगर स्वशासन भी 3 पार्ट्स में बटा होता है। पहला समझना, जिसे आप कहते हो नगर पंचायत, फिर होता है नगर पालिका, फिर कौन होता है? नगर पालिका, फिर होता है नगर निगम। कौन होता है? नगर निगम। सबसे ऊपर होता है नगर निगम। सबसे पहले नगर पंचायत क्या है? छोटे छोटे कस्बे जो अभी अभी पहले गांव थे और अभी अभी शहर बन रहे हैं, है ना। छोटे छोटे गांव जो अब कस्बे बन रहे हैं, टाउन बन गए हैं बेसिकली, ठीक है ना। क्या बन गए हैं? कस्बे बन गए हैं, गांव नहीं रह गए। अब ये बन गए क्या? टाउन बन गए, अभी गांव नहीं रह गए, ठीक है ना। हाँ, अभी क्या बन गए? कस्बे बन गए। अभी गांव कहीं दूर दूर तक नहीं रह गए, इनका गांव जैसा कुछ है नहीं मामला। नगर पालिका वो होते हैं ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 2.5 लाख से ऊपर, तो वहां पर क्या होगी? नगर पालिका। 2.5 लाख से ऊपर होगी अगर जनसंख्या तो नगर पालिका होगी। नगर निगम अगर जनसंख्या 5 लाख से ऊपर होगी, अगर किसी एरिया की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है तो वहां नगर निगम होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। अब देखो एक चीज याद रखना, जैसे आपको शहर दिया जाए या मुंबई दिया जाए तो वहां पे नगर निगम होगा, 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या है। पहले तो दिमाग में इतना बैठाओ, नगर पंचायत क्या रहता है और इन्हें क्या कहा जाता है, नगर पालिका क्या है, नगर निगम क्या है। तब तक मैं तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन और ले लूं। हाँ, जब 5 साल के अंदर जब दोबारा इलेक्शन
हो तो क्या राज्य चुनाव आयोग, हाँ बिल्कुल, और कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग के अलावा और कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग के अलावा और कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा, यही कराएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? यही कराएंगे। ठीक, ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ, राज्य चुनाव आयोग ही कराता और कोई नहीं कराता। ग्राम पंचायत को खत्म नहीं किया जा सकता, भंग होना अलग बात होती है, खत्म नहीं होता। आ जाए तो अब बात आती है नगर पंचायत की। ऐसे छोटे छोटे कस्बे जो पहले गांव थे अब नगर बन गए। इसमें अध्यक्ष होते हैं और सभासद होते हैं, जिन्हें आप पार्षद कहते हो। आपने सुना होगा पार्षदों के इलेक्शन हो रहे हैं। इनका इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। नगर में सारे इलेक्शन कैसे हैं? डायरेक्ट हैं, प्रत्यक्ष हैं। आप अध्यक्ष का चुनाव भी खुद कर रहे हो और सभासद का चुनाव भी खुद कर रहे हो। नगर पालिका, जहां जनसंख्या 2.5 से 3 लाख की जनसंख्या होगी, वहां पर नगर पालिका होगी उस एरिया में। यहां पर भी सभासद या पार्षद होंगे, उनका इलेक्शन डायरेक्ट, और साथ ही साथ अध्यक्ष का इलेक्शन भी डायरेक्ट। तो दोनों ही इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, आप खुद चुनते हो, आम जनता। नगर निगम 10 लाख की जनसंख्या, 5 लाख से लेकर 10 लाख की जनसंख्या कहा जाता है, बड़े शहरों में होती है। यहां पर आप अच्छे तरीके से जानते हो, अध्यक्ष हो गया या सभासद या आपका पार्षद हो गया। अध्यक्ष को आप क्या कहते हो? मेयर या महापौर कहते हो। इसके इलेक्शन भी प्रत्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष या महापौर, मेयर के इलेक्शन भी खड़ा होता है और आम जनता ही चुनती है। और याद रखना, मेयर या महापौर की ये शुरुआत में बता दिया था, इस इलेक्शन में खड़े होने के लिए उम्र 30 वर्ष चाहिए। बाकी आप सभासद या पार्षद के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो तो 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। आप नगर पंचायत में अध्यक्ष या पार्षद बनना चाहते हो, 21 साल की एज होनी चाहिए, दोनों जगह, सब जगह। ठीक है, इवन नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम पालिका, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति, इन सब में भी 21 साल की एज से आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो। केवल और केवल नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर अगर आप मेयर बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। पहली नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लें। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, चलिए, इतना आ गया बस। अब पहले इतने में क्वेश्चंस बताओ, फिर मैं आगे आपको यूपीएससी और इन सब के बारे में पढ़ाऊंगी। पहले बताओ भाई, यहाँ क्या दिक्कत है? वेतन पूछ रहे हैं आशीष जी। आशीष जी, कोई ऐसा वेतन नहीं होता, इनका कोई वेतन नहीं होता। इन्हें केवल और केवल क्या निर्माण के लिए या उस राज्य में इनके कामों को, उस एरिया में इनके कामों को बढ़िया करने के लिए पैसा दिया जाता है। ये ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों पूछते हो? अगर इलेक्शन के समय कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कौन देखेगा? जो इलेक्शन करवा रहा होगा वो इलेक्शन करवाते समय पीठासीन अधिकारी जो है वो देखेगा। दोबारा चुनाव होंगे। इलेक्शन होने से कितना टाइम पहले वर्किंग टाइम फिनिश हो जाना चाहिए। ये इसे बोलते हो आप बेसिकली कि आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लग गई है तो आचार संहिता ना, ये चुनाव आयोग निर्धारित करता है कितने समय पहले लगानी है। ठीक है, लेकिन आप 24 घंटे पहले, 24 नहीं, कम से कम 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले तो आप इवन वो भी करना बंद कर दोगे। लोगों के दरवाजे दरवाजे जाके उनके सामने रिक्वेस्ट करना, उनसे वोट की अपील करना भी बंद कर दोगे। और काम या कोई नई घोषणा कम से कम 2 महीने पहले बंद कर दोगे। नगर पंचायत के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? आपको बता दिया ना, नगर पंचायत जो छोटे छोटे पहले गांव थे लेकिन अब कस्बे बन गए हैं, वहां नगर पंचायत होती है। तो जाहिर सी बात है 2.5 लाख से कम होगी तभी वहां नगर पंचायतें बनेंगी, क्योंकि फिर तो नगर निगम बन जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष की एज आपको बता दिया, नगर पालिका अध्यक्ष की एज बनने के लिए 21 साल ही चाहिए। बस नगर निगम का अध्यक्ष बनना है, जिसे मेयर या महापौर कहते हो, तो आपकी एज 30 वर्ष चाहिए। आचार संहिता यानी कि एक तरीके से, आचार संहिता क्या होती है कि एक तरीके से ये लग गया है, कुछ कोड एंड कंडक्ट लगा देता है इलेक्शन कमीशन, और ये कह देता है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, अब जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है कि भैया आज कौन सी मई चल रही है ना, तो जुलाई में इलेक्शन होंगे, तो
अनाउंसमेंट होने के बाद आचार संहिता लग गई है, मैं कोई नई पॉलिसी की घोषणा नहीं करूंगी जिससे कि जनसंख्या मेरी तरफ या वोटर्स मेरी तरफ आकर्षित हों। और जिस दिन इलेक्शन है उससे कम से कम 2 दिन पहले मैं घर घर जाके वोट मांगना भी बंद कर दूंगी। वोट बराबर हो जाएंगे, क्या पागलपने के घूसा घुस के मार देने का मन करता है मेरा। हाँ पागलों, ढंग के क्वेश्चन तो पूछा करो। वोट बराबर हो जाने पर क्या होगा? अरे बराबर हो गया, टाई अप हो गया, दोबारा इलेक्शन होंगे, नहीं तो एक बार और वोटिंग कराई जाएगी, मतलब वही है मुद्दा, दोबारा वोटिंग होगी। ठीक है, मैं नहीं पूछूं अब आपसे क्वेश्चन, आप रिप्लाई नहीं देते, बहुत अच्छी बात है, आगे पूछो। और कोई हो? देखो मैं नहीं पूछूं, ये किनके रिप्लाई आ रहे हैं? मतलब कोई और है जो टाइप कर करके भेज रहा है? और जब ब्लॉक प्रमुख को चुनता है वो बीडीसी सदस्य चुनते हैं। हाँ हाँ, अरे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक प्रमुख जो चुना जाएगा वो इन्हीं सदस्यों के माध्यम से तो चुना जाएगा, इन्हीं सदस्यों के माध्यम से तो चुना जाएगा, अपने में से। देखो, आप केवल ग्राम प्रधान और सदस्य के चुनाव डायरेक्ट में भाग लेते हो, बाकी अगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तो वो चुने हुए सदस्य जिन्हें आपने और हमने चुना था जिला पंचायत पंचायत समिति में, ब्लॉक पंचायत में, वो चुनते हैं। ऐसे ही जिला पंचायत में हम केवल मेंबर्स को चुनते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष को वो चुने हुए मेंबर्स चुनते। लेकिन नगर पंचायत के इलेक्शन हो, नगर पालिका के इलेक्शन हो या नगर निगम के इलेक्शन हो, तो चाहे अध्यक्ष हो, चाहे आपका कमिश्नर हो, नगर निगम में कमिश्नर बोलते हैं उसको, या सदस्य हो, पार्षद हो, वार्ड मेंबर हो, उन सबको हम चुनते। तो वहां नगर पंचायत के अंदर सबके इलेक्शन डायरेक्ट हैं, आम जनता चुनती है, आम जनता के सामने इलेक्शन में खड़े होते हैं। एक बच्चा कह रहा है अगर 4.5 साल में ग्राम पंचायत भंग हो जाती है और एग्जैक्ट 6 महीने का समय है तो क्या होगा? बेटा जी, अगर 6 महीने से कम का समय है तो मैंने आपको क्या बताया, तो इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, अपने नियत समय पे ही होंगे, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। ठीक है, तो 4.5 में भंग हो गई, 6 महीने का समय बचा है। अगर 6 महीने में करा लेगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन तो कराया जाएगा, वरना जनरली ये होगा कि मात्र 6 महीने बचे, अब 6 महीने बाद ही इलेक्शन कराए जाएंगे अपने नियत समय। ठीक है, ठीक नहीं बेटा विशांत, इसमें गणपूर्ति, ग्राम सभा के अगर आपको प्रधान उप प्रधान किसी को हटाना है तो यहाँ गणपूर्ति 1/10 नहीं, 1/3 की गणपूर्ति चाहिए। अगर किसको हटाना है, ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के सदस्यों को हटाना है, तो गणपूर्ति यहाँ 1/3 की मानी जाती है, कभी भी 1/10 की नहीं मानी जाती। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? देखो, वार्ड मेंबर कौन होता है? वार्ड मेंबर आपको पता है ये सदस्य होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, पार्षद, सभासद, वार्ड मेंबर। आपने देखा होगा ना, वार्ड नंबर 4 से कौन खड़ा हुआ है, कि ये आदमी खड़ा हुआ है वार्ड नंबर 4 से। तो ये नगर पंचायत के अंदर आपके नगर निगम के इलेक्शन में या नगर पालिका के इलेक्शन में जो हर वार्ड से छोटे छोटे एरिया बांट दिए गए हैं, वहां से जो मेंबर्स खड़े होते हैं उन्हें वार्ड मेंबर कहते हैं। ठीक है, उन्हें आप पार्षद कहते हो या सभासद कहते हो। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? अरे यार, क्या पागलपने का क्वेश्चन पूछा। एक कह रहा ब्लॉक प्रमुख कितनी जनसंख्या का प्रमुख होगा? ब्लॉक पंचायत कितने पे होती है? 10 से 15 हजार की जनसंख्या पर होती है। तो जाहिर सी बात है हर एक ब्लॉक पंचायत में जो ब्लॉक प्रमुख होगा वो 10 से 15 हजार की जनसंख्या के ऊपर होगा। लॉजिक क्यों नहीं लगाते? लॉजिक, अरे दूर दूर तक, कोसों तक काम नहीं है लॉजिक लगाने का। आ जाओ, अब नेक्स्ट चीज समझ लो, थोड़ा सा शुरुआत कर लो, या फिर रहने दो, आज मत करो, अब कल ही करेंगे। आज तुम टाइमली फ्री हो गए हो तो अपना रिवीजन करना, अच्छे से समझना, लॉजिकल बातें हैं इन्हें तमीज में दिमाग में बैठाना है। कल करेंगे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, निर्वाचन आयोग, वहीं बताऊंगी आचार संहिता क्या होती है,
ठीक है, वित्त आयोग पढ़ रहे होंगे, नीति आयोग, ये छोटे छोटे आयोग जो हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाते हुए कि क्या कौन कितना कार्यकाल, कौन नियुक्ति कराता है, कौन हटाता है, कितने समय तक इनको रहना होता है, काम क्या होते हैं, बस इतना इतना बता के इसे खत्म कराएंगे। ठीक है प्रभु लोगों, ठीक है। हाँ, एक बार जब खत्म हो जाएगा तो 100 से ऊपर क्वेश्चंस दे दूं। अब एक बागड़ बिल्ला पूछ रहा है, क्यों देखूं मैं क्या कह रहा है। हाँ, क्यों कह रहा है कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो बेटा एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उस एरिया जहां से तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो वहां का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा, उम्र 21 साल की होनी चाहिए, मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो बाकी सब जगह 21 साल की उम्र चाहिए। और कोई लाभ का पद ना हो आपके पास में, बस यही योग्यता चाहिए। पागल दिवालिया ना हो आप, अपना काम ढंग से कर पाते हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, ऐसे एकदम ही प्यारे प्यारे से एकदम लल्लू लालों वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हो कभी कभी। चलो ठीक है, कल करेंगे।